हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 5। उससे पहले के जो क्वेश्चन है पिछले वाले वीडियो में डाल दिए गए हैं, जो कि आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु आकार का है। हमें यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन में एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है। उसकी ऊंचाई और उसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या हमें दे दी गई है। यानी शंकु आकार का वो बर्तन है, उसकी ऊंचाई हमें दे दी गई है और उसकी त्रिज्या हमें दे दी गई है। ऊंचाई 8 सेमी है, त्रिज्या 5 सेमी है। उसकी ऊंचाई और शंकु की ही त्रिज्या हमें दे दी गई है। हम दोनों लिख लेते हैं। इसके बाद हमें बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि ये पानी की ऊपर तक भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली गई है। उनकी त्रिज्या 0.5 सेमी है और उनका आकार गोलाकार है। यानी गोले की जो गोलियां बनी हुई है उनकी त्रिज्या है 0.5 सेमी। तो ये हम लिख लेते हैं। गोले की त्रिज्या 0.5 सेमी। अब हमें अब दिया गया है कि ये जो शीशे की कुछ गोलियां थी जो गोले आकार की, उनकी त्रिज्या ये दे दी गई है। इसको उस पानी वाले शंकु आकार वाले पानी वाले बर्तन में डालना है और उससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो हमें वो शीशे की गोलियां कितनी डाली गई है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए उन गोलियों की संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि गोलियों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। गोलियों की संख्या, ध्यान रखिए, जब किसी बर्तन में कुछ चीज़ डाली जाती है और उसमें भरी हुई चीज़ बाहर निकल रही है या उसका आयतन कम हो रहा है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले वो बर्तन किस आकृति का है वो हमें लेना चाहिए। तो बर्तन है शंकु आकार का और आयतन हम इसीलिए ज्ञात करेंगे क्योंकि उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, अंदर की कोई चीज़ निकालने के लिए हमें आयतन ज्ञात करना पड़ता है और बाहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें अंदरूनी चीज़ ज्ञात करनी है तो आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। बट्टे में जो चीज़ डाली जाती है, डाली गई थी गोले की, जो गोलियां थी गोले आकार की, उनको डाला गया तो निकालना पड़ेगा गोले का आयतन। ध्यान रखिएगा, अभी हमें ये नहीं पता कितनी गोलियां डाली गई है तो हम लिख लेते हैं कि एक गोले का आयतन और शंकु का पानी कितना निकला है बाहर, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1/4 भाग पानी बाहर निकला है और ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि गोलियां डालने के बाद 1/4 भाग बाहर निकला है। यदि 1/4 नहीं दिया होता, पूरा निकल गया होता तो हम यहाँ पे 1 लिख देते। पूरा नहीं निकल के 1/4 भाग निकला तो हम 1/4 की गुणा कर देंगे। अब हम मान रखेंगे 1/4 है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हमें फॉर्मूला याद हो गया होगा, 1/3 πr²h। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हमें आकृति की त्रिज्याएं बराबर हो, सेम हो, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमें एक ही आकृति में दो अलग अलग प्रकार की चीज़ें दी गई है और उनकी त्रिज्याएं अलग अलग है तो ध्यान रखिएगा, हमें एक साइन लगा देंगे। पहली आर के नीचे पहला 1 लगा देंगे, दूसरी आर के नीचे हम 2 लगा देंगे। दूसरा किसकी आर आएगी, त्रिज्या आएगी गोले की। तो गोला है 1 यहाँ लिखिए, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर है गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr³। सेकंड त्रिज्या के हमें क्या नीचे लगाना है 2, ताकि हमें ध्यान रहे ये दोनों त्रिज्या अलग अलग है, ताकि बट्टे में तो एक दूसरे को काट ना दे। ध्यान से देखते हैं, बट्टे में पाई है, ऊपर पाई है तो पाई से पाई तो कट गई। 22/7 भी हम रखेंगे तो ऊपर नीचे दोनों क्रॉस में कट जाएंगे। अब हमारे पास जो बचा उसे हम लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है ऊपर 1/4 गुणा में 1/3 और ऊपर गुणा में ही है r²h, r1 लगा दिया मैंने। बट्टे का मतलब हो गया भाग, 4/3
पाई जा चुका है r³ और ये r के नीचे मैं 2 इसलिए लगा रहा हूँ कि ये दोनों r अलग अलग है, दोनों की जो मान है वो अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए मैंने दोनों नीचे 1 और 2 लगा दिया। सबसे पहले जितना आसानी से कट जाए उतना काट देते हैं, फिर मान रख के हम सोल्व कर लेते हैं, वरना आप सीधे भी मान रख के सोल्व कर सकते हैं। 1/4 गुणा 1/3 गुणा r² फर्स्ट का और ऊंचाई, भाग को जब हम गुणा बदलते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ये ऊपर गुणा में था तो वो 4 के साथ नीचे चला जाएगा, कौन, r³ जो सेकंड r है। ऊपर नीचे यदि कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे, ये 4 बट्टे में ही है तो ये कटेंगे नहीं, बाकी r दोनों अलग अलग है, ऊंचाई ऊपर है नीचे है नहीं तो कट नहीं सकती है। अब हम इनके मान रख देंगे, 1/4 वैसे का वैसा रहेगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1 है, बट्टे में 3 तो कट चुका है, गुणा में r1 यानी ये फॉर्मूला हमारा किसका था, शंकु का, तो r1 हमारी शंकु की है त्रिज्या जो हमारे पास है 5, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 और r को हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार, गुणा में उसी की ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई हमें कितनी दी गई थी, 8 सेमी, तो हम गुणा में लिख देते हैं 8। उसके बाद फिर गुणा, ऊपर हमारे पास कुछ सेंस नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, और बट्टे में हमारे पास बचा है अभी 4 गुणा में r2 थी गोले की, और गोले की त्रिज्या हमें कितनी बार लिखनी है, 3 बार। थोड़ा ध्यान देंगे, बट्टे में है इसको हम ढंग से लिख देते हैं, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/4 ऊपर गुणा में था 5 8 और 1, और नीचे है ये 4 तो आ चुका है, ये गुणा में 4 गुणा में 0.5 और 0.5 3 बार। अब हम इसको काट कर या किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि कुछ कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, 5 से 5 कट गया, एक बार इसके साथ में पॉइंट है तो हमें पॉइंट और वो 0 वैसे का वैसा लगा देते हैं। वैसे पॉइंट के आगे 0 कोई मतलब होता नहीं है, यदि आप लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये पॉइंट लगाना जरूरी है। फिर 5 से ये 5 एक बार कट जाएगा और उसके साथ में पॉइंट है वो हमें लगाना जरूरी है, आगे 0 की कोई आवश्यकता होती नहीं है। यहाँ देखेंगे हम 4 से 8 कट गया 2 बार, एक बार ज़्यादा हम यहाँ पे ना कटिंग करके नीचे संख्या को लिख देते हैं, फिर काट सकते हैं तो और काट देंगे। ऊपर देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंस है नहीं, सिर्फ 2 बचा है। भाग में हमारे पास यहाँ पर ये 4 कट चुका है, बचा ये 4, गुणा में 0.1 और 0.5 बचा है। वैसे हमें पता है कि यदि पॉइंट हटाते हैं ऊपर होता है तो पॉइंट हट के नीचे 0 आते हैं, नीचे से हटेगा तो ऊपर 0 चले जाएंगे। और कितने देख लेते हैं, देखिए एक संख्या पहले, फिर 1 यानी 2, फिर 1 यानी 3 संख्या पहले पॉइंट, यानी कि 3 संख्याओं के पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 3 0 चले जाएंगे। अब हमारे पास बड़ा आसान है, ऊपर है 2000, बट्टे में है 4, गुणा में ये 1 और 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क आने वाला नहीं है, और गुणा में है 5, पॉइंट हट चुका है। तो 2000 भाग में 4 की 5 से गुणा करने पे आएगा 20, 0 से 0 जा चुका है और 2 से 100 चला जाएगा 100 बार। और ये हमने निकाला था गोलियों की संख्या, और गोलियों की संख्या हमारे पास कितनी है, ये 100 गोलियाँ। तो उस बर्तन शंकु आकार में जो हमने गोलियाँ गोले वाली आकृति की डाली थी उनकी संख्याएं हैं 100। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर दिया गया है एक 220 सेमी ऊंचाई वाला और व्यास है 24 सेमी वाला एक बेलन है। एक बेलनाकार आकृति आपको दी है जिसकी ऊंचाई और व्यास आपको दोनों दे दिए गए। व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस बेलनाकार आकृति के जो नाप हमें दिए गए उनको लिख लेते हैं, ऊंचाई और व्यास। बेलन की ऊंचाई और बेलन का व्यास। ध्यान से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बेलन की ऊंचाई 220 सेमी और बेलन का व्यास 24 सेमी दिया गया है।
हम सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं इस बेलन की, जो हमारे पास आएगी 24 के भाग में 2, सिंपल हम सीधा निकाल सकते हैं 12 सेमी, क्योंकि त्रिज्या निकालने का यही फॉर्मूला था कि व्यास के भाग में 2 लगा दीजिए। तो इस प्रकार हम एक आकृति बना लेते हैं कि हमें दिया गया है एक बेलनाकार आकृति आपके साथ दी गई है क्वेश्चन में, जिसकी ऊंचाई आपको दी गई है 220 सेमी और उसका व्यास था 24, लेकिन हमने त्रिज्या निकाल ली है, कितनी आएगी 12। आगे देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। फिर ये कह रहे हैं कि उस बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन भी आरोपित है। आपको पहले एक ऊंचाई और व्यास दिया गया था, एक बेलनाकार आकृति थी, उसी बेलन पर एक और बेलनाकार आकृति आपको बनानी है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या भी आपको दे दी गई है। तो हम दूसरी बेलन को बना लेते हैं ऊंचाई और त्रिज्या को लिखकर। तो हमारे पास जो इस पे दूसरा बेलन अध्यारोपित है, आकृति में वो छोटा है लेकिन उसकी ऊंचाई और उसका त्रिज्या आपको दे दिया गया है। ऊंचाई उसकी है 60 सेमी और त्रिज्या जो छोटे वाला है बेलन उसकी है 8 सेमी। तो हम लिख लेते हैं जो दूसरा बेलन है जो ऊपर लगा हुआ है उसकी ऊंचाई 60 सेमी और उस बेलन की त्रिज्या जो हमें दी गई है 8 सेमी। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी समझाया था, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2 त्रिज्याएं हैं तो एक को हम त्रिज्या R1 और दूसरे को हम त्रिज्या R2 मान सकते हैं। अब हमें ये कह रहा है कि सबसे पहले जो आपका ये लोहे का एक स्तंभ बन गया है, जो बेलन के ऊपर दूसरा बेलन है, इस स्तंभ का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब हम क्षेत्रफल या आयतन तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए देखिए, ये कह रहा है 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो हमें सबसे पहले जो इस लोहे का स्तंभ जो 2 बेलनाकार आकृति से बना हुआ है उसका आयतन निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम इसके ग्राम के हिसाब से इसका द्रव्यमान निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें एक संकेत दिया है, पाई का मान हमें 3.14 ही लेना है इस क्वेश्चन में। जब ये संकेत दिया हो तो पाई का मान हमें यही लेना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस आकृति का आयतन निकालने के लिए। तो शुरू करते हैं, जो लोहे का स्तंभ है उस स्तंभ का आयतन हमें पता है। यदि हम इस पूरे स्तंभ का आयतन निकालेंगे तो हमें दोनों बैलेंस का आयतन निकालना पड़ेगा और उन्हें प्लस करना पड़ेगा, तभी पूरी आकृति का आयतन आएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्तंभ में हमें आयतन निकालने के लिए पहले बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। आकृति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आयतन तो आयतन ही रहेगा। ठीक है, इनकी त्रिज्या ऊंचाई बड़ी छोटी हो सकती है, जो हम बाद में मान रखते समय लिख सकते हैं। प्लस में दूसरी जो आकृति है वो भी हमारे लिए बेलन है। ठीक है, हम लिख सकते हैं छोटा बेलन, छोटा बेलन का आयतन, यानी कि हमें दोनों तरफ बेलन के ही आयतन लगाने हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले बेलन का आयतन हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच। मैंने पहले भी बताया था आपको, एक क्वेश्चन में 2 अलग अलग त्रिज्याएं दे दी गई हो तो हम पहले को R1 और दूसरे को R2 मान लेंगे। चूंकि आकृति दोनों बेलनाकार है तो आयतन तो दोनों का सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ R यहाँ 1 रहेगी और यहाँ R2 रहेगी, जो हमने पहले से ही लिख ली है। अब हम इनके मान रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, जो कॉमन है उसको ले लीजिए ताकि हमारा सवाल छोटा हो जाता है, वरना हम दोनों का आयतन इस प्रकार भी निकाल सकते हैं और दोनों का अलग निकाल कर प्लस करके जोड़कर भी आंसर निकाल सकते हैं। कॉमन लेने से थोड़ा सा हमारे लिए सवाल को करना आसान और छोटा हो जाता है। तो पाई दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैंने ले लिया, पाई दोनों तरफ सेम रहेगी। आर स्क्वायर कॉमन इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि हमारे पास आर दोनों की अलग अलग है और ऊंचाइयाँ भी दोनों अलग अलग है, तो हम इनकी ऊंचाइयों को भी H1 और H2 मान सकते हैं। तो दोनों अलग अलग है तो कॉमन नहीं ली जा सकते। पाई जाने के बाद बचेगा R1 का स्क्वायर। R1 हमारे पास थी 12, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना में। H1 हमारे पास थी 220 प्लस पाई कॉमन जा चुका है, आर स्क्वायर
2 का, तो R2 हमारी ये रही, इसको 2 बार गुणा करना है, स्क्वायर है, और H2 हमारे पास थी 60। इसी को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। पाई का मान हमें संकेत दिया गया है, तो उसी प्रकार 3.14 रखना पड़ेगा। ब्रैकेट में 12 की 12 से गुणा करने पे आएगा 144, यानी 12 का वर्ग। गुणा में था 220, प्लस में 8 की 8 से गुणा करने पे आएगा 64, और गुणा में 60। 3.14 है। अब ये और गुणा रहा तो गुणा कर देते हैं। 144 की 220 से अब हम गुणा कर सकते हैं, तो हम गुणा करके उसका मान सीधा लिख देते हैं। इसी प्रकार प्लस के बाद 64 और 60 की गुणा कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 3.14 है, इन दोनों संख्याओं का हमें सिर्फ प्लस करना है, जो कि बड़े नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं। अब इन दोनों की हमें गुणा करनी है, उसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो गुणा आएगा हमारा लेकिन अभी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है। अब हमें दिया गया था कि 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान था। यदि ये द्रव्यमान नहीं पूछता तो हमारा आयतन तो निकल चुका था, लेकिन अब ये द्रव्यमान पूछ रहा है, तो आपको दिया गया 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान आपको किताब दे रहा है 8 ग्राम। हमें निकालना है इतने सेमी क्यूब का, तो हमारे पास है नंबर एज इट इज, हम लिख लेंगे जो हमारा आयतन आया है। इतने सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान क्या होगा, तो हमें पता है एक सिंपल सी चीज़ कि जब हमें 1 का दिया गया हो और अधिक का पूछे तो हमें करनी पड़ती है गुणा, और गुणा करने के लिए हमारे पास पहला नंबर ये रहा और दूसरा नंबर ये रहा। इन दोनों की गुणा हम कर सकते हैं, जो हमारे पास आ जाएगा अभी भी इसमें एक छोटी सी चीज़ हमें और देखनी है। हमें यहाँ पर बुक के अंदर हमें दिया गया था कि लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, ये हमें दिया गया है। हमने क्या किया, जो मान अभी निकाला है वो हमारा ग्राम में आया है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसे ग्राम में लिखना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यदि हमें कभी पूछ लिया जाए कि इसको किलो में बताइए, तो हमें पता है ग्राम को हम किलो में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो एज इट इज ग्राम हमें दिया गया है वो हम लिख लेंगे, और ग्राम को किलो में चेंज करने के लिए हम 1000 का भाग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, और ग्राम को किलो में चेंज करेंगे तो 1000 यानी 1000 का हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वैसे नॉर्मली वैसे देखा जाए तो जितने बट्टे में 0 होते हैं उतनी संख्या पहले पॉइंट लग जाता है। जैसे यहाँ पे तो ये तो पहले से दिया हुआ है, 3 0 है, तो इसके बाद 1 2 3, यानी कि इन 2 के बीच में पॉइंट हमारा आ जाएगा, और पॉइंट के बाद हम 2 संख्या तक निकाल कर छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, हमें यहाँ दिया गया है एक ठोस है और उसमें ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। तो सबसे पहले हमें इसमें काफ़ी आकृतियाँ दी गई है, हम 1 बाय 1 जिस चीज़ का नाप हमें दिया गया हम लिख लेते हैं। तो एक शंकु है और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या हमें दे दी गई है, तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई, हमें त्रिज्या दी गई है शंकु की 60 सेमी और त्रिज्या 120 सेमी, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है। उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि जो कि एक 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे आरोपित है, यानी कि जो ये शंकु था ये एक अर्धगोले पे कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है और उस अर्धगोले की त्रिज्या भी हमें दे दी गई है। तो हम ध्यान से लिख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या।
जो हमें दी गई है 60 सेमी। ध्यान दीजिएगा, इसने हमें बोला था कि एक शंकु है और वो एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है, यानी लगा हुआ है, जिसकी हमें त्रिज्या दे दी गई है। त्रिज्या ध्यान से देखिएगा, शंकु की और अर्धगोले की समान है, तो हमें R1 R2 करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अलग अलग होती है तो हम इसको R1 इसको R2 से लिख सकते हैं। और जो शंकु था हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, उसकी ऊंचाई हमें दे दी गई है 120 सेमी। अब हमें आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान रखिए स्टेप बाय स्टेप लेना है हमें इन चीज़ों को। पहले हमें एक 120 सेमी ऊंचाई 60 सेमी त्रिज्या वाला एक शंकु दिया था, फिर उस पर 60 सेमी त्रिज्या वाला एक अर्धगोला आरोपित था। अब इस ठोस को पानी से भरना है, यानी एक ठोस आकृति है, इसको पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार से हमें डाल देना है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यानी जो अभी तक हमारे पास शंकु और अर्धगोले की आकृति बनी है, इसी ये कह रहा है एक लंबवर्तीय बेलन में डाल देना। एक बर्तन बना हुआ है कोई बेलनाकार, उसमें डाल देना है और इस प्रकार से डालना है कि पूरे बेलन के नीचे तली तक ये जाके स्पर्श करे। अब उस बेलन की जो आकृति थी उसकी त्रिज्या और ऊंचाई हमें दे दी गई है। त्रिज्या वही 60, ऊंचाई 180, और ये दोनों किसके, बेलन के। तो हम इसको लिख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या जो हमें दी गई है, ये तो सभी की समान ही है 60 सेमी, और उसकी ऊंचाई किसकी, बेलन की 180 सेमी। यानी कि इसने क्या किया है, ये एक बेलनाकार बर्तन था, उसमें हमारी जो ये आकृति बना के रखी थी हमने अर्धगोले और शंकु की, इसे डाल दिया गया है। और ये बेलन कोई पानी से भरा हुआ था, इसके अंदर डाल दिया। हमें पता है कि जब कोई पानी से भरे बर्तन में कोई दूसरी आकृति या कोई और भार को डाला जाएगा तो पानी तो छलक के बाहर आएगा। तो अब ये हमें कह रहा है कि बेलन जो था उसमें जो पानी अब शेष बच गया है किसी बाल्टी में, किसी बर्तन में जो बेलनाकार है, उसमें हमारी जो पहले आकृति बनी थी अर्धगोले और शंकु वाली, उसको डाल दिया है। हमें पता है किसी भी आकृति, कोई भी बाल्टी हो, कोई भी पानी से भरा हुआ सामान हो, उसमें हम कोई भी चीज़ डालते हैं तो कुछ पानी बाहर निकल जाता है और थोड़ा बहुत पानी शेष बच जाता है। हमें ये उसी शेष पानी का आयतन ज्ञात करने को कह रहा है। तो हम शुरू करते हैं सवाल को। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हमें बोला है शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो शेष बचे पानी का आयतन, ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो ये हम किस आकृति में डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं बेलनाकार आकृति में। बेलन का आयतन ज्ञात करें तो इन सभी का आयतन ही निकालना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। यदि मान लो बेलन का आकार वाली आकृति थी, ठोस था, उसमें पानी भरा हुआ था और हमने उसमें शंकु और अर्धगोला दोनों एक साथ जुड़े हुए थे प्लस में, यानी इन दोनों के आयतनों को हमें क्या करना है, प्लस में। ये दोनों आकृति क्या हुआ, बाल्टी में या बेलनाकार आकृति में जब डाले गए तो बहुत सारा पानी निकल गया, लेकिन शेष जो जगह थी वहाँ पे थोड़ा पानी तो शेष रह गया। तो हम क्या करते हैं, पूरे बेलन के आयतन में से ये शंकु और अर्धगोला इन दोनों का आयतन जोड़ के यदि घटा देंगे तो टोटल बचा हुआ पानी आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन जोड़कर हम इस बेलन के आयतन में से घटा देते हैं तो हमारे पास शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इनके सूत्र लिखते हैं। बेलन का आयतन जो हमने याद किया था वो होता है πr²h, और ध्यान रखिएगा हमें इनके आयतन ज्ञात करने बड़े आवश्यक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या सबकी समान है तो हमें R1 R2 R3 करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई दोनों अलग अलग है। तो ध्यान रखिएगा हम शंकु की ऊंचाई को और बेलन की ऊंचाई को H1H2 के नाम दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जिसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उसी की ही ऊंचाई हमें यूज़ करनी है। माइनस
ब्रैकेट में शंकु और अर्धगोले का आयतन को हमें प्लस करके पूरे बेलन में से घटाना था। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमें ध्यान रखना है बेलन का आयतन है तो उसकी ऊंचाई को हमने माना था h2 और शंकु था उसकी ऊंचाई को हमने माना था h1 प्लस अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2/3 पाई r क्यूब। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें इनके मान रखने हैं। तो हम देखते हैं यदि कुछ कॉमन ले सकते हैं हम बाहर तो उसे कॉमन ले लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे पाई तो सब में बराबर रहती है इस क्वेश्चन के अनुसार, तो पाई हम बाहर ले सकते हैं। आर हमें पता है कि सबकी जो आर त्रिज्या थी वो आपको पहले से बराबर दी गई थी, तो हम आर तीनों में कॉमन ले सकते हैं। तो आर देखिए इसमें आर स्क्वायर है, इसमें आर स्क्वायर है, इसमें आर क्यूब है, यानी कि हम आर स्क्वायर तक कॉमन ले सकते हैं। ऊंचाई हम इसीलिए कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ऊंचाई अलग अलग थी। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। पाई और आर स्क्वायर जाने के बाद बचता है h2 माइनस, यहाँ पे हम देखते हैं 1/3 तो वैसे का वैसा रहेगा। पाई और आर स्क्वायर कॉमन जा चुके हैं तो बचेगा हमारे पास h1 प्लस 2/3 वैसे का वैसा। पाई और आर हमारे पास यहाँ पे क्यूब थी यानी 3 थी, उसमें से आर स्क्वायर 2 जा चुकी है तो एक आर हमारे पास बच जाएगी। अब हमें क्या करना है, इन्हीं मान को यहाँ पे लिखना है और सॉल्व करना है। पाई का मान कोई संदेश ना देने पे हम 22/7 लिखेंगे। आर हमें पता है सबकी इक्वल है तो उसको स्क्वायर कर देंगे, आर हमारे पास 60 थी त्रिज्या, माइनस h2 हमने बेलन की ऊंचाई को माना था, ध्यानपूर्वक लिखिएगा, माइनस 1/3 गुणा में h1 शंकु की थी जो हमने 120 h1 को माना था, 2/3 और एक आर आ जाएगी 60। इसमें जो कट रहा है उसे काट देंगे, बाकी को हम गुणा करके सोल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। 22/7 वैसे का वैसा गुणा में 60 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3600, 00 और 6 की 6 से 36। फिर आगे हम देखते हैं 180 वैसे का वैसा है, इसको हम सोल्व करते हैं, कट रहा है तो काट देते हैं। 3 से 120 गया 40 बार, 3 से 60 गया 20 बार, यानी अब बट्टे में कुछ नहीं है। ऊपर हमारे पास है 1 की गुणा 40 से करने पे आएगा 40 प्लस 2 की गुणा 20 से करने पे आएगा 40, ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखते हैं यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं कट रहा है, हम उसे गुणा ही कर देते हैं। तो 22 की गुणा करनी है 3600 से, 22 की 3600 से हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा 792 और 4 टाइम 0। बट्टे में था 7 वैसे का वैसा, और अब हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं 180 है, यहाँ पे देखिए माइनस 40 और 40 प्लस हो रहे हैं तो कितना बचेगा हमारे पास 80, दोनों जुड़ने पे 40 40 80 हो जाएंगे। तो 792 और 4 टाइम 0 बट्टे में 7 वैसे का वैसा रहेगा, और गुणा में 180 को जब 80 से माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 100। अब हमें क्या करना है, इसकी भी 100 से गुणा करनी है, जो गुणा करना बड़ा आसान है। जब भी ऐसे 100 1000 से गुणा करनी हो तो सेम नंबर हम लिखकर जितने 0 है उतने 0 और ऐड कर देंगे, पीछे बचेगा 7 जो भाग में है। अब हमें आखिर में कट तो वैसे भी नहीं रहा तो हम इसको भाग लगा देंगे, तो जो हमारा आंसर आ रहा है उसे हम लिख देते हैं। हमारे लिए ये सवाल हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यदि हमें ये सेमी में है और इसको हमें मीटर में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, सेमी को मीटर में बदलने का तरीका बड़ा आसान है। जो नंबर है उसे हम फिर से लिखेंगे, और हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं 100, तो हम क्या करेंगे 100 का डिवाइड कर देंगे, लेकिन सेमी क्यूब है मतलब हमें वो नंबर कितनी बार लिखने पड़ेंगे 3 बार। और
जब बट्टे में या गुणा में 0 0 होता है तो हमें एक चीज़ पता है, गुणा में हो तो वो 0 बढ़ जाते हैं, बट्टे में हो तो वहाँ पे ऊपर वाली संख्या में पॉइंट हमारा लग जाता है। पॉइंट पहले से है तो जितने 0 होंगे उतने पॉइंट वो आगे बढ़ जाएगा। तो जो हम देख लेते हैं, नंबर हमारे पास है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 0 है, पहले से पॉइंट यह था। अब 1 2 3 4 5 6 यानी कि दोनों एक के बीच में हमारा पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 या 3 संख्या हम निकाल सकते हैं, बाकी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको आंसर मीटर क्यूब में कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ तक भी सवाल संपूर्ण हो जाता है। यदि मीटर में निकालने के लिए बोला जाए तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, एक गोलाकार कांच का बर्तन है और उस गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की एक गर्दन है। यानी कि सबसे पहले एक कांच का बर्तन है जो गोल आकार का है और उसकी बेलन का आकार की गर्दन है, और उस बेलन आकार की गर्दन की लंबाई है 8 सेमी और व्यास है 2 सेमी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि बेलन आकार की गर्दन यानी बेलन की लंबाई यानी ऊंचाई और व्यास हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। जो बेलनाकार आकृति थी हमारे पास बेलन, उसकी बेलन का व्यास हमें दिया गया है 2 सेमी। तो त्रिज्या निकालना बड़ा आसान है, सबको पता है 2 के भाग में 2 तो आ गया है 1 सेमी। और उसके पश्चात इसने हमें बोला था इसकी लंबाई को ऊंचाई ही बोलते हैं। यदि बेलन को लेटा देंगे तो वो लंबाई हो जाएगा, उसी बेलन को खड़ा कर देंगे तो हमारे लिए वो ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई हमें दी गई है इस क्वेश्चन में 8 सेमी। अब इसके पश्चात ये कह रहा है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार हम आकृति बना लेते हैं। हमें दिया गया था एक कांच का गोलाकार बर्तन था और उसी गोलाकार बर्तन पे ये बेलनाकार आकृति का एक गर्दन लगी हुई थी। हमें बेलन की तो ऊंचाई और व्यास था तो त्रिज्या हमने निकाल ली है। अब हम जाते हैं गोले का हमें क्या दिया हुआ है। अब हमें वो गोलाकार जो भाग दिया गया है उसका हमें यहाँ पर व्यास दिया गया है। उस गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है तो उसकी हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं उस भाग जो गोलाकार भाग है उसका व्यास है 8.5 सेमी। गोले का व्यास 8.5 सेमी और उसकी त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8.5 में 2 का भाग लगा देंगे। 2 का भाग लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है तो त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी। अब ध्यान रखिए ये गोलाकार बर्तन है और इसका हमारे पास त्रिज्या आ गई है जो हमने अभी भी निकाल ली है, व्यास दिया हुआ था। अब हमें ये क्या कह रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम। हमें यहाँ पर जो गोलाकार बर्तन है उसका व्यास उसकी त्रिज्या हमने निकाल ली है, जो बेलनाकार ऊपर गर्दन लगी है उसकी लंबाई यानी ऊंचाई और व्यास जिसकी त्रिज्या हमने निकाल ली है। अब ये कह रहा है इस बर्तन में पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन इतना हो सकता है 345 सेमी क्यूब। एक किसी बच्चे ने इसका आयतन पहले से निकाल लिया है। हमें क्या करना है, जांच करना उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। तो हम एक चीज़ करते हैं सबसे पहले कि हम जो बेलनाकार हमारा बर्तन है उसका आयतन निकाल देते हैं। और बर्तन का आयतन कैसे निकलेगा, जब हम इन दोनों भागों का आयतन प्लस करेंगे यानी गोले का आयतन और बेलन का आयतन, तो पूरे आकृति का हमारा आयतन निकल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, आयतन को हमारा निकाल कर उस बच्चे के आयतन से चेक करते हैं कि उसका उत्तर सही है या नहीं है। और पाई का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमें निर्देश दिया गया है कि पाई का मान 3.14 ही रखना है। तो हम जो हमारा बर्तन था उसका आयतन ज्ञात करते हैं, बर्तन का आयतन। और हमें पता है बर्तन का आयतन कैसे निकलेगा, जब हम गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों को निकालकर प्लस कर देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आयतन हम निकालते हैं यदि प्लस ही करने होते हैं तो हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, बेलन पहले या गोले पीछे को
लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर जो दोनों त्रिज्याएं दे रखी है बेलन की और गोले की, दोनों अलग अलग है, तो हमें इन दोनों को R1 और R2 मानना है। बेलन की हमने R1 मान लिया है और गोले की हमने R2 मान ली है। तो ध्यान दीजिएगा, गोले की हमें क्या करनी है R2 और बेलन की हमें क्या करनी है R1। ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये इसीलिए R1 R2 लिखा है ताकि हमें इन R में कंफ्यूज नहीं होना कि ये R किसकी है। गोले में गोले की R और बेलन में बेलन की R, यानी त्रिज्या। तो हम मान रख देते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन बाहर ले सकते हैं। पाई अगर दोनों में कॉमन आ जाता है, 4/3 दोनों में नहीं है, R दोनों के अलग अलग है, ऊंचाई इसमें है नहीं, तो कॉमन हम नहीं ले सकते। अब देखिए 4/3 वैसे का वैसा, पाई हमने कॉमन ले लिया था, और बाकी R2। देखिए R2 हमारे पास कौन सी थी, हमारे पास R2 थी गोले की, और गोले की त्रिज्या को हमें कितनी बार लिखना है 4.25 को 3 बार। अब ये सिर्फ गुणा भाग का है काम और कुछ नहीं है, और उसमें हमें थोड़ा ध्यान देना कि जब इतनी बड़ी गुणा भाग होती है तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, उससे हमें बचना है। अब इसके बाद हमारे पास था प्लस का साइन, पाई कॉमन जा चुका है, R1 है, तो R1 हमारे पास थी बेलन की 1, उसका हमें क्या करना है स्क्वायर। वैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कितनी बार भी लिखिए, गुणा में h यानी बेलन की h थी, गोले की h तो है ही नहीं, होती भी नहीं है, तो बेलन की h हमारे पास थी 8। अब इसे हमें सॉल्व करना है। पाई का मान निर्देश दिया हुआ है तो हम उसी निर्देश का पालन करते हुए 3.14 लिख देंगे। यहाँ पे यदि कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे, और यदि नहीं कट रहा है तो सिर्फ गुणा कर देंगे। जैसे 4/3 है हमारे पास, कुछ कट नहीं रहा है तो हम क्या कर सकते हैं 4.25, 4.25 और 4.25, इन तीनों की क्या कर देंगे गुणा, जो हम रफ में कर सकते हैं। तो गुणा करने पे हमारे पास आएगा प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, और 1 की गुणा 8 से करेंगे तो आएगा 8। अब हमें फिर देखना है कुछ कट रहा है, यदि नहीं कट रहा है तो हम वापस देखेंगे 3.14 वैसे का वैसा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी 4 से इस नंबर की गुणा करेंगे और 3 का डिवाइड कर देंगे। 4 की गुणा हम सबसे पहले इस नंबर से कर देते हैं, तो गुणा करने पे हमारे पास आएगा 307.0625, और भाग में है 3, प्लस में है 8। 3.14 वैसे का वैसा रहेगा, और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस संख्या में 3 का भाग लगा देते हैं, तो हमारे पास आएगा 102.354167, प्लस में हमारे पास है 8। तो अब हमें सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को क्या करना है प्लस करना है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो नंबर आएगा हमारे पास 110.354167। अब हमारे पास अब आखिर में इन दोनों संख्याओं की हमें करनी है गुणा, और गुणा करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों की गुणा आप रफ में करके देख सकते हैं, हमारे पास आएगा 346.2084 सेमी क्यूब। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर ये आया है। हमें पता है कि पॉइंट के बाद हम 1, 2 या 3 नंबर भी निकाल कर छोड़ सकते हैं, तो वो भी हमारा आंसर ही आ जाएगा। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे पूछी गई थी कि इसी क्वेश्चन में एक बच्चा था जिसने क्या किया था, क्षेत्रफल निकाला था 345 सेमी क्यूब। तो ये आंसर हमारे आंसर के समान नहीं है, तो हमें यही बताना था कि क्या उस बच्चे का जो आयतन निकाला हुआ है वह सही है या नहीं है। तो हमें बताना है कि उस बच्चे का आयतन सही नहीं है।
उस बच्चे का आयतन सही नहीं था, पर उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आयतन सही निकला होगा। और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और प्रश्नावली नंबर 12.2 पूर्ण होती है।